हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 के अंदर मोस्ट वेलकम। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे पास क्या न्यू है सीखने को। तो आज अभी लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि टाइप्स होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट्स की, और उसके अंदर हमने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स की टाइप देखी थी और जस्ट नाम देखे थे उनके कि कौन कौन सी होती हैं। तो आज हम उन्हीं टाइप्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से यानी कि लेक्चर नंबर 3 से मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं एक फर्स्ट स्लाइड के अंदर रिकैप डाल दिया करूँ, जिसके अंदर मैं आपको वो पॉइंट्स बता दिया करूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, ताकि आपको भी वो दोबारा से क्लियर हो जाया करें कि ठीक है जी, हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब हमने इससे आगे पढ़ना है। तो आज जो है हमने पढ़ना है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, हम सबसे पहले तो ये देखते हैं। स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग व्हाट द सिस्टम शुड डू। सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि आप जब रिक्वायरमेंट्स को लिखते हो तो उनमें से आप कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स लिखते हो जिसके अंदर आप ये बता रहे होते हो कि आप जो सिस्टम बनाने जा रहे हो उसको क्या करना चाहिए, उसे क्या काम करना चाहिए। तो वो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आप लिखते हो उनको आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हो, ठीक है। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट को दूसरा पॉइंट अगर आपको डिफाइन करने का देखो तो वो ये है कि फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। ये जो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं क्या बता रही होती हैं कि आपका सिस्टम क्या क्या फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करेगा। स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज द सिस्टम शुड प्रोवाइड, वो तमाम की तमाम सर्विसेज जो आपका सिस्टम प्रोवाइड करेगा उनको जो आप इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिखते हो वो आपकी क्या होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसी तरीके से रिएक्शन टू पर्टिकुलर इनपुट्स, लाइक अगर आपका सॉफ्टवेयर रन हो रहा है और आप उसको कोई इनपुट देते हो तो उस पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर आपके सिस्टम को क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या रिएक्शन देना चाहिए, वो जो आप डिफाइन करोगे वो क्या होगा, वो भी आपकी एक तरीके से फंक्शनल रिक्वायरमेंट ही होगी कि मैं ये चाहता हूँ कि जब कोई इनपुट इसको ये वाली इनपुट दी जाए तो उसके ऊपर वो ये रिस्पॉन्ड करे। बिहेवियर इन पार्टिकुलर सिचुएशन, लाइक किसी भी एक सिचुएशन के अंदर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से बिहेव करता है, ये आप ही बताओगे कि आप जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हो वो उसका किसी भी सिचुएशन में किस किस किस्म की सिचुएशन में क्या क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो वो भी आप जो लिखोगे वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ही लिखोगे। एबनॉर्मल बिहेवियर इज आल्सो डॉक्यूमेंटेड एज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। आपका सिस्टम अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है तो आप उसको भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर लिखोगे, लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की एक्सेप्शन हैंडलिंग में। एक्सेप्शन हैंडलिंग वो पोर्शन होता है जहां पर आप उन केसेस को डील करते हो जो कि आपकी रूटीन से हट के केस होते हैं, ठीक हो गया। तो उनको आप फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट की एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले एरिया के अंदर जाके आप अपने सॉफ्टवेयर के पॉसिबल एबनॉर्मल बिहेवियर्स को भी मेंशन करते हो, ठीक है। कस्टमर्स एंड डेवलपर्स यूजुअली फोकस ऑल देयर अटेंशन ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। वैसे तो मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो कस्टमर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनवाने आए हैं वो लोग, और जो डेवलपर्स हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना है, उनका अमूमन जो है सारा का सारा फोकस किस तरफ होता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट की तरफ ही होता है। क्योंकि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगेन इस स्लाइड की फर्स्ट लाइन पे चले जाएं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो चीज़ होती हैं, वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि डिस्क्राइब करती हैं कि व्हाट द सिस्टम शुड डू, यानी कि आपके सिस्टम को क्या करना चाहिए। तो आपके पास एक कस्टमर आएगा तो आपको यही तो बताएगा कि मैं आपसे जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता हूँ उसको क्या करना चाहिए, तो उसका फोकस तो हो गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट की तरफ। फिर जब डेवलपर होगा तो वो भी तो इसी चीज़ पे फोकस कर रहा होगा कि मैं जो सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ वो उसको काम क्या करना चाहिए, किसी इनपुट पे उसको कैसा बिहेवियर देना चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए, किसी सर्टेन किस्म की या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको कैसा बिहेवियर देना चाहिए। तो वो डेवलपर भी तो इसी चीज़ पे फोकस करेगा। तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए ये लास्ट पॉइंट लिखा गया कि कस्टमर एंड डेवलपर यूजुअली फोकस ऑल देयर अटेंशन ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो अब हम इससे आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट की। द यूजर शेल बी एबल टू सर्च आइदर द एंटायर डेटाबेस ऑफ पेशेंट्स और सेलेक्ट अ सबसेट। अब वो ये कह रहे हैं कि
कोई सॉफ्टवेयर बनवाने आया है और वो सॉफ्टवेयर जो है कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम शायद बनवाना चाहता है जिसमें हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स का रिकॉर्ड होगा। तो अब उसके अंदर वो एक रिक्वायरमेंट दे रहा है कि यार जो मैं सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा हूँ वो ऐसा होना चाहिए कि वो किसी पेशेंट को जो है पूरी डेटाबेस में भी सर्च कर सके या फिर उस डेटाबेस के किसी छोटे से सबसेट के अंदर मतलब सर्च कर सके। तो ये जो वो बात बता रहा है जो सॉफ्टवेयर बनवाने आया है, तो ये एक तरीके से उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये वो चाहता है कि एक्चुअली वो उसका सिस्टम ये काम करे। तो इसलिए क्या हो गया, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई। Every order shall be allocated a unique identifier order ID which the user shall use to access the or that order। अब आपके पास कोई और बंदा आया, वो कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहा है और उसके अंदर शायद वो कोई होलसेल का काम करता है, तो ये चाहता है कि जितने भी होलसेल के अंदर जो मैं ऑर्डर्स डील कर रहा हूँ तो वो जितने भी ऑर्डर्स हों हर एक ऑर्डर के ऊपर एक यूनिक ऑर्डर आईडी होना चाहिए। ठीक है, वो ये बात बोल रहा है। तो अब वो जो यूनिक ऑर्डर आईडी मांग रहा है, ये क्या है, वो उसकी डिमांड है कि इस सिस्टम के अंदर मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। द सिस्टम शैल अलाउ कस्टमर टू रिटर्न अ नॉन पेरेबल आइटम विद इन 15 days ऑफ द परचेज। यानी कि अगर आपसे एक कस्टमर ने कोई चीज़ बाय की है, तो आप आपका एक शॉप का सॉफ्टवेयर है, तो उसमें ऑप्शन होना चाहिए कि अगर एक कस्टमर ने एक चीज़ बाय की है तो वो अगर बाय करने के बाद 15 days तक वापस आता है उसको रिटर्न करने के लिए, तो आपका सॉफ्टवेयर उसको रिटर्न करने का ऑप्शन अलाउ करे। अ कस्टमर मस्ट प्रेजेंट द ओरिजिनल सेल रिसिप्ट टू रिटर्न एन आइटम। और उसके अंदर ये होना चाहिए कि जो कस्टमर जब उसको 15 days के अंदर अंदर वापस आए आइटम को रिटर्न करने के लिए, तो वो क्या करे कि वो रसीद साथ लेके आए। अगर रसीद नहीं है तो आपका सिस्टम उस चीज़ को रिटर्न करना अलाउ ना करे। तो ये सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये मुख्तलिफ किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि 3 मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर जो लोग बनवाने आए तो उन्होंने दी, तो उसकी एक एग्जांपल आपके सामने रखी गई। तो ये इस तरीके से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं जिसके अंदर किसी ना किसी तरीके से ये बताया जा रहा होता है कि जो सिस्टम हम बनवाना चाहते हैं या फिर जो सिस्टम हम बनाएंगे वो एक्चुअली क्या काम करे। तो जिन स्टेटमेंट्स के अंदर ये चीज़ क्लियर की जा रही होती है और साथ साथ ये भी बताया जा रहा होता है कि जब हम उसको इनपुट्स दें तो उनके ऊपर वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करे। तो जिन स्टेटमेंट्स में ये सारी बातें बताई जा रही होती हैं उनको हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब हम कुछ कमेंट्स कर लेते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर कि इनकम्प्लीट एंड एम्बिगियस रिक्वायरमेंट्स आर ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन एंड अजम्पशंस। अब वो ये बताना चाह रहे हैं एक्चुअली कि जो ऐसी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं जिनको मुकम्मल तौर पे बताया नहीं गया होता, या फिर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जिनके अंदर से एक से ज़्यादा उसके मतलब निकल सकते हैं, उससे क्या हो सकता है, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब हो सकता है, क्योंकि आप एक चीज़ के एक से ज़्यादा मतलब समझ रहे होते हैं। ठीक है, अब आपके सामने कोई कस्टमर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपके सामने बयान करता है जिसके एक से ज़्यादा मतलब निकल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी चीज़ है तो आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि आपके माइंड में अगर उसको सुन के एक से ज़्यादा मतलब आ रहे हैं, 2 मतलब आ रहे हैं किसी बात को सुन के, तो हो सकता है कि कोई और जब उस रिक्वायरमेंट को पढ़े, डेवलपर जिसने सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके माइंड में 2 से 3 या 3 से 4 मतलब भी आ सकते हैं। तो आप एट द स्पॉट उस ऐसी इनकम्प्लीट या फिर ऐसी बात जिसके एक से ज़्यादा मतलब निकल सकते हैं उसको क्लियर कर लो कि एक्चुअली मतलब क्या है, और उसको इस फॉर्म में लिखो कि किसी को उसको पढ़ने के बाद दोबारा से कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और कि अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आपका जो इशू जो मैंने आपको बताया इनकम्प्लीट और एम्बिगियस रिक्वायरमेंट का, अगर आप उसको रिजॉल्व नहीं करते और उसकी बेस पे सॉफ्टवेयर बना देते हो, तो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो पुअर क्वालिटी का होता है और उसके अंदर जो है बहुत सारे फॉल्ट होते हैं और वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अच्छी नहीं बनती। ठीक है, और एक बात और कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट जब आप डिफाइन कर रहे होते हो तब तो द लेवल ऑफ डिटेल्स आर डिफरेंट इन ऑल द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जब भी कोई आपको बंदा आके बताता है अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर आदमी आपको बहुत डिटेल में बताएगा। कुछ लोग आपकी फील्ड को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को नहीं जानते होते, कुछ लोग आपकी फील्ड को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को जानते होते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को और आईटी की फील्ड को जानते होंगे तो वो ज़्यादा आईटी वाली टर्म्स यूज़ करके ज़्यादा अच्छे से आपको डिफाइन करके समझा देंगे।
तो आपके लिए कन्फ्यूजन के चांसेस कम होंगे। और कुछ लोग जो नहीं जानते आईटी की फील्ड को, वो बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आपको समझाएंगे, तो वहाँ पे आपके लिए कन्फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको ये चाहिए कि आप क्या करो, आप वहाँ पर उन चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लियर कर लो। आप उसके अंदर कोई इनकम्प्लीटनेस ना रहने दो, उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी ना रहने दो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो कैसा होगा, पुअर क्वालिटी का फॉल्टी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होगा। तो हम आगे चलते हैं। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो हमने देख लिया, अब आगे हम देख लेते हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। Most non-functional requirements relate to the system. They include constraints on timing, performance, reliability, security, maintainability, accuracy, the development process, standards and etc. जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये वो चीज़ें नहीं होती जो कस्टमर आपको आके शायद बताए मुंह से, ठीक है। ये वो चीज़ें भी नहीं होती जिनका डेवलपर डायरेक्ट फर्स्ट इंप्रेशन में जिसके ऊपर फोकस रखे, ठीक है। ये कोई पार्टिकुलर फीचर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें भी नहीं होती। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके पूरे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को जो आप बनाते हो उसको इंटायरली जो है इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। लाइक के आपके सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। अब परफॉर्मेंस, आप कभी भी ऐसा नहीं चाहोगे कि आपके सॉफ्टवेयर में अगर 10 फीचर्स हैं तो उसमें से 2 में परफॉर्मेंस अच्छी हो और बाकी 8 में बुरी हो, ठीक है। तो आप एक इंटायर सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ अचीव करना चाहोगे, परफॉर्मेंस। इसी तरीके से रिलायबिलिटी को भी आप इंटायर सॉफ्टवेयर में ही अचीव करना चाहोगे, सिक्योरिटी को भी आप ऐसे ही आप पूरे सॉफ्टवेयर में अचीव करना चाहोगे, एक्यूरेसी भी आप ये चाहोगे कि पूरे सॉफ्टवेयर के हर रिजल्ट में एक्यूरेसी हो। इसी तरीके से हर चीज़ के अंदर आप एक्यूरेसी चाहोगे और उसको मोर देन परफेक्ट डिमांड करोगे। तो वो जो आपकी डिमांड होती है, इस तरीके की डिमांड को आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हो। मीन्स ये कि वो चीज़ें डायरेक्ट फंक्शनैलिटी तो नहीं होती, लेकिन किसी ना किसी तरीके से फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट जरूर कर रही होती हैं। लाइक परफॉर्मेंस कोई डायरेक्ट फंक्शनैलिटी तो नहीं है, तो इसको हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट में नहीं रख सकते, लेकिन परफॉर्मेंस एक ऐसी फंक्शनैलिटी ज़रूर है जो कि आपकी रियल टाइम फंक्शनैलिटी जो आपने डिमांड की थी उसको इम्पैक्ट ज़रूर करती है। मीन्स ये कि आप शायद एक कस्टमर आपसे आके ये बोलेगा कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो है हर फंक्शन जो है डाटा सेव करने का या डाटा रिट्रीव करने का जो फंक्शन है वो 1 सेकेंड के अंदर अंदर परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो ये आपको जो बता रहा है, तो वो परफॉर्म करना तो फंक्शन तो पूरा हो जाएगा जस्ट परफॉर्म करने से भी, लेकिन जो परफॉर्मेंस वाली बात है वो उस 1 सेकेंड वाले टारगेट को अचीव करने में मदद करेगी। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो होती हैं जो मुंह से आपका कस्टमर आके डायरेक्टली डिमांड करता है और किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर भी वो इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो होती हैं जिसको आप पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर के ऊपर अप्लाई करते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको परफॉर्मेंस की एग्जांपल दी, हो सकता है वो आपसे एक फीचर में डिमांड करे, लेकिन क्या आप उस एक फीचर को फास्ट बना के, सुपर फास्ट बना के, 1 सेकेंड के अंदर ट्रांजैक्शन करने वाला बना के उस सॉफ्टवेयर के बाकी सारे फीचर्स को ऐसे ही छोड़ दोगे? ऐसा नहीं करोगे। आप परफॉर्मेंस तो फिर भी बाकी फीचर्स में डालोगे ना, बेशक वो डिमांड करे या ना करे। तो ऐसी इन शॉर्ट मैं अब आपको एक लाइन में बता देता हूँ, ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो आपके इंटायर प्रोडक्ट को जो है मतलब करती हैं, उस पर असर डालती हैं, उनको हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कह रहे होते हैं। दे आर ऑफन मोर क्रिटिकल दैन इंडिविजुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और अभी तक आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो गया होगा कि इसको थोड़ा सा देखना और समझना फंक्शनल रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये थोड़ी सी क्रिटिकल किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक यू हैव टू फाइंड आउट कि किस किस जगह पे आपको कौन कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना है, क्योंकि आपको ये तो पता चल जाएगा कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, वो तो आपको कस्टमर आके बता देगा, लेकिन जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो शायद आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन बीइंग अ डेवलपर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको खुद ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो और आपको किसी एक फीचर के अंदर इन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को अचीव नहीं करना, आपने पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर इनको अचीव करना होता है। तो ये इसलिए थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद मस्ट बी बिल्ड इनटू द फ्रेमवर्क ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, आप उसके लिए कोई एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना लेते हो, ठीक है। आप उसकी एक बेस बना लेते हो, फिर उस बेस के ऊपर आप एक पूरे सॉफ्टवेयर को जो है बनाते हो।
तो वो ये कह रहा है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने सॉफ्टवेयर को बनाते हुए, उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाते हुए उसकी बेस के अंदर डाल देते हो और वहाँ से फिर वो सॉफ्टवेयर के साथ साथ चलती हैं और बिल्कुल बेस से लेकर एंड तक, जहाँ तक सॉफ्टवेयर बनता है वहाँ तक वो हर जगह उसके साथ होती हैं और इस तरीके से वो सॉफ्टवेयर को मुकम्मल तौर पे कवर कर लेती हैं। लाइक अगर आप बिल्कुल फ्रेमवर्क से, बिल्कुल बेस से आप रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी को आप सॉफ्टवेयर में इंजेक्ट कर दोगे और साथ साथ लेके चलोगे तो आपका सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पे रिलायबल भी होगा और सिक्योर भी होगा। सेम लाइक परफॉर्मेंस, सेम लाइक मेंटेनेबिलिटी, तो सब पे ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, इसके बाद फेलियर टू मीट अ नॉन फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेंट में मेक द होल सिस्टम अनयूजेबल। अब देखें, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऐसी रिक्वायरमेंट है कि शायद आपसे आकर डायरेक्टली कोई डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप खुद इन चीज़ों का ख्याल रखोगे और आपको रखना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते और आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं करते, तो बावजूद इसके कि कस्टमर ने आपसे ये चीज़ आके डिमांड नहीं की थी, लेकिन आपने फिर भी अगर अपने तौर पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखा तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम जो आप बनाते हो वो अनयूजेबल हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। ओके, तो इसकी हम अभी आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे। एग्जाम्पल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। इफ़ एन एयरक्राफ्ट सिस्टम डज नॉट मीट रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इट विल नॉट बी सर्टिफाइड एज सेफ। फॉर एग्जाम्पल, हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा कि रिलायबिलिटी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको एक कंपनी आके शायद ये बोले, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हट के बात कर रहा हूँ मैं, शायद आपको एक कंपनी आके ये बोले कि हमें एक एयरक्राफ्ट आपसे बनवाना है और उसके अंदर लाइक 200 लोगों के बैठने की जगह होनी चाहिए और 100 के सोने की जगह भी होनी चाहिए और उसमें इतने किचन्स होने चाहिए, इतने वॉशरूम्स होने चाहिए और उसका कलर इतना ऐसा होना चाहिए, उसकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए। आप वो सब चीज़ें उसके अंदर डाल देती हो, राइट? आपने वो सारी चीज़ें उसमें डाल दी। अब आप उनको एयरक्राफ्ट बना के तो आप उनको देने जाते हो जिन्होंने आपसे वो एयरक्राफ्ट बनवाया था। आप कहते हो कि जी हमने इसमें सारी की सारी चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है, लेकिन हमने इसमें रिलायबिलिटी नहीं डाली क्योंकि वो तो आपने डिमांड ही नहीं की थी। तो आपको क्या लगता है कि वो एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करेंगे एज सेफ? कभी भी नहीं करेंगे। और वो अगर उसको सर्टिफाइड एज सेफ नहीं करेंगे तो क्या उस एयरक्राफ्ट को यूज़ करने की इजाज़त होगी या फिर वो आपका किसी काम का होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर में भी यही बात होती है। इसी तरीके से इफ़ अ रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम फेल्स टू मीट इट्स परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स द कंट्रोल फंक्शंस विल नॉट ऑपरेट करेक्टली। लाइक रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि रन कर रहे होते हैं एक बड़ी ऐसी सिस्टम्स के अंदर जहाँ पे आपको फ़ौरन रिस्पांस चाहिए होता है और अलर्ट्स चाहिए होती हैं और आपको अलार्म्स देने होते हैं या फिर किसी भी सिचुएशन की बेस पे रिएक्ट करना होता है, कोई एक्शन लेना होता है। वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर काम कर रहे होते हैं, अगर उनके अंदर परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी जैसी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया गया तो वो किसी काम के हैं नहीं है। क्योंकि जहाँ पे फ़ौरन एक्शन लेना था वहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर अगर रिलायबल नहीं था और सही से काम नहीं कर रहा था, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उसकी स्पीड अच्छी नहीं थी, तो वो किसी काम का नहीं होगा। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी क्रिटिकल होती हैं, लेकिन फिर भी ये लाजमी होती हैं। आपने इनको लाजमी कंसीडर करना होता है, बेशक कस्टमर डिमांड करे या ना करे। इसके बाद थोड़ी सी और ऑब्जर्वेशंस देखते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे। तो वो क्या है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कैन बी रिटन टू रिफ्लेक्ट जनरल गोल्स फॉर द सिस्टम। ठीक है, अब आपके एक सिस्टम के जनरल गोल्स कौन से होते हैं? अगेन वही बात आ जाती है कि जनरल गोल्स किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के वो होते हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक फीचर के साथ लिंक नहीं होते, बल्कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर के साथ लिंक होते हैं। ठीक है, उनके एग्जांपल देख लेते हैं। ईज ऑफ यूज, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर आसान होना चाहिए इस्तेमाल करने में। रिकवरी फ्रॉम फेलियर, यानी कि अगर आपका सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है किसी जगह पे तो उसमें कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उसके ऊपर से रिकवरी इजीली पॉसिबल हो, आपका डाटा लॉस ना हो, आपका कोई काम जो आप कर रहे थे वो ज़ाया ना हो जाए। रैपिड यूज़र रिस्पांस, दैट मीन्स कि आप जब भी उससे कुछ काम जो है करवाओ तो वो फ़ौरन जो है आगे से आपको रिस्पांस करे, तो इसको क्या कहते हैं? रैपिड यूज़र रिस्पांस। ठीक हो गया। तो रैपिड यूज़र रिस्पांस का यही मतलब होता है कि टाइम ज़ाया ना करे। परफॉर्मेंस भी आप इनको इसको इन अदर वर्ड्स कह सकते हो। तो अब आप ये 3 पॉइंट्स जो आपको बताए गए हैं, ईज़ ऑफ यूज़, अगर आपके सॉफ्टवेयर में 10 फीचर्स हैं तो क्या आपकी ये डिमांड होगी कि ईज़ ऑफ यूज़ सिर्फ एक में हो बाकी 9 में ना हो? ठीक है, अगर आपके सॉफ्टवेयर में 10 फीचर्स हैं तो क्या आप ये डिमांड करोगे कि रिकवरी फ्रॉम फेलियर का ऑप्शन सिर्फ 2 में होना चाहिए, बाकी 8 फीचर्स में नहीं होना चाहिए?
अगर आपके सॉफ्टवेयर में 10 फीचर्स हैं तो क्या आप ये चाहोगे कि रैपिड यूज़र रिस्पांस वाला ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट 4 फीचर्स में होना चाहिए, बाकी 6 में नहीं होना चाहिए? नहीं, आप कभी भी ऐसा नहीं चाहोगे। आप हमेशा ये चाहोगे कि ये सारे के सारे फीचर्स, ये सारे के सारे ऑप्शंस, ये सारी की सारी ईज ऑफ यूज़, रिकवरी फ्रॉम फेलियर एंड रैपिड यूज़र रिस्पांस मुझे मेरे सॉफ्टवेयर के हर एक फीचर के अंदर मिले। ठीक है, तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो आप अचीव कर रहे होते हो उनको आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हो। और इनको जनरल गोल इसीलिए कहा जाता है कि ये किसी सॉफ्टवेयर के किसी एक फीचर के साथ लिंक नहीं होते, बल्कि जनरली पूरे सॉफ्टवेयर के साथ लिंक हुआ करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। ओके, ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे एक बात और लिखी हुई है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर समटाइम रिटन एज जनरल गोल्स, वो तो मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ। अब इसके बाद वेरीफाइएबल एंड अनवेरीफाइएबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, NFR स्टैंड फॉर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो अब ये क्या मतलब है? अनवेरीफाइएबल और वेरीफाइएबल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कैसी होती हैं, हम एग्जांपल से देखते हैं। अनवेरीफाइएबल में लिखा हुआ है कि द सिस्टम शुड बी इजी टू यूज बाय एक्सपीरियंस्ड कंट्रोलर्स एंड शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट यूजर एरर्स आर मिनिमाइज। अब वो ये कह रहा है कि एक सिस्टम जो आप बनाने जा रहे हो वो एक्सपीरियंस्ड किस्म के जो लोग जब उसको चलाएं तो उनके लिए आसान हो उसको इस्तेमाल करना, और सिस्टम इस तरीके से बना हुआ हो कि उसमें गलती के और एरर आने के चांस कम से कम हो चुके हों। ये अनवेरीफाइएबल है। अब ये कैसे अनवेरीफाइएबल है, ये चीज़ हमें उस वक्त इसका पता चलेगा जब हम वेरीफाइएबल को पढ़ेंगे। तो वेरीफाइएबल को पढ़ते हैं। एक्सपीरियंस कंट्रोलर्स शैल बी एबल टू यूज ऑल द सिस्टम फंक्शंस आफ्टर अ टोटल ऑफ 2 hours। ठीक है, training. After this training, the average number of error made by experienced user shall not be exceed 2 per day. ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप सिस्टम बना लो तो उस सिस्टम के लिए हम अपने मतलब जो उसको चलाने वाले लोग हैं उनको हम 2 घंटे की ट्रेनिंग देंगे, और उस ट्रेनिंग के बाद हम क्या करेंगे कि उनको यूज़ करना अलाउ करेंगे। और जब हम उनको उस 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद यूज़ करना अलाउ करें तो एरर आने के जो चांसेस हैं वो इस हद तक कम हो चुके हों कि एक दिन में 2 से ज़्यादा एरर ना आए। ठीक है, तो अब देखें अब इससे कैसे पता चल रहा है। ऊपर उसने ये लिखा कि एरर कम से कम हो जाए, अनवेरीफाइएबल में उसने ये बात लिखी, और वेरीफाइएबल में उसने क्या लिखी कि एरर एक दिन में 2 से ज़्यादा ना आए। तो अनवेरीफाइएबल वाली जो बात थी कि कम से कम हो, तो कम से कम मतलब क्या? अगर कल 100 आ रहे थे तो आज 10 हैं, तो कम से कम तो हो गए, लेकिन स्टिल आप इसको मेजर कैसे करोगे? आपके पास कोई रेशो नहीं है, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट इस तरीके की दी हुई हो कि आप उसको ट्रेस ना कर सकते हो, आप उसको चेक ना कर सकते हो, उसको अनवेरीफाइएबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहा जाता है। और वेरीफाइएबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जिसके अंदर आपको पैरामीटर्स दे दिए गए हों। लाइक पहला पैरामीटर ये है कि 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद यूज़ करना आ जाए। दूसरा पैरामीटर ये है कि एक दिन में 2 से ज़्यादा एरर्स ना आए। ठीक है, तो अब आपके पास ये पैरामीटर्स हैं, अगर आप इन पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करते हो तो दैट मीन्स कि आप सक्सेसफुल हो, और अगर आप नहीं कर पाते तो दैट मीन्स कि आप अनसक्सेसफुल हो। तो आप इन पैरामीटर के थ्रू इस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को वेरीफाई तो कर सकते हो ना, तो इसलिए इसको वेरीफाइएबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो काफ़ी हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आगे आपके पास आ रही होती हैं प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। अब आपसे अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स नॉन फंक्शनल है या फंक्शनल, तो आप उनको बता सकते हो कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपसे कोई पूछता है ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स नॉन फंक्शनल है या फंक्शनल, तो आप बता सकते हो कि ये भी नॉन फंक्शनल है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई ये पूछता है कि एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स नॉन फंक्शनल है या फंक्शनल, तो आप बता सकते हो कि ये भी नॉन फंक्शनल है। अब इसी को हम डायग्राम को थोड़ा सा आगे लेवल पे जाकर देखते हैं। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की जो पहली टाइप थी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, तो इस प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को आगे देखो, इसके ट्री को, तो आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में क्या क्या आ जाता है। यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्पेस। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरीके से आ जाती हैं, ये सारी की सारी आपकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट अगर रिलायबल है, एफिशिएंट है, यूजेबल है, पोर्टेबल है,
परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, स्पेस रिक्वायरमेंट यानी कि स्पेस जितनी डिमांडेड थी या फिर जितनी उससे कम कम ले रही है, बहुत ज़्यादा ओवर स्पेस तो नहीं ले रही या इस तरीके से, तो ये सारी की सारी अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स यानी कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की टाइप प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट पूरी सेटिस्फाई हो रही है। तो आपको अब आगे ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपसे पूछता है कोई कि एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स कौन सी रिक्वायरमेंट है, तो आप इजीली बता सकते हो कि एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट बेसिकली प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट की टाइप है, वो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की एक टाइप है। ठीक है, अब इससे आगे हम थोड़ा सा जाते हैं। तो नेक्स्ट हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। तो सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, ये ऑर्गेनाइजेशनल ही लिखा हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट में क्या आता है, आपके स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, आपकी इम्प्लीमेंटेशंस आ जाती हैं और उसके बाद आपकी डिलीवरी आ जाती है। मींस ये कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उससे आपको कुछ स्टैंडर्ड्स मिल रहे होते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस के आपको प्लान्स मिल रहे होते हैं, कुछ डिलीवरी टाइम्स मिल रहे होते हैं, तो उसको फॉलो करना ये ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट में आ जाता है। इसके बाद आप एक्सटर्नल पे चले जाते हो तो इंटरऑपरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट, एथिकल, लेजिस्लेटिव, प्राइवेसी रिक्वायरमेंट, सेफ्टी रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर आपको इस वक्त मैं आपको ये बता देता हूँ कि एथिकल क्या होती है। मींस ये कि एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपको सॉफ्टवेयर को आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड से मिल रही होती हैं। ठीक है, वो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक एक मैं आपको एक बात बताता हूँ, जस्ट एक छोटी सी, कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट जो है वो ऐसी रिक्वायरमेंट्स होंगी जिनको आपने जस्ट उस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उस प्रोडक्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए, लाइक वो यूजेबल हो, वो एफिशिएंट हो, वो रिलायबल हो एंड सो ऑन। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट्स जो कि आप जिस कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उनके कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, आपका सॉफ्टवेयर उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके बाद एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट मींस ये कि आप सब कुछ खुद से डिफाइन नहीं कर लेते, आप जिस सोसाइटी में रह रहे होते हो उस सोसाइटी के कुछ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपने उसका भी ख्याल रखना होता है। ठीक है, लाइक आप जब ड्रेसिंग सेंस होता है, आप जब किस जगह पे जाते हो तो वहाँ पर आप जब अपनी सोसाइटी में घूम रहे होते हो तो उस सोसाइटी की कुछ डिमांड होती है कि आप किस किस्म की ड्रेसिंग करोगे, आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट होती है। इसमें एथिकल का तो आपको पता चल गया होगा कि एथिकली आपको ये अलाउ नहीं है आपकी सोसाइटी की, यानी कि आप अपने घर में बैठे हो तो आपका एक्सटर्नल आपकी सोसाइटी है, तो आपको क्या कोई अलाउ करेगा कि आप ऐसे ही अपने घर से बाहर जाओ सोसाइटी में और कोई भी रोड पे जिस गुजर रहा हो और आप उसको जाके थप्पड़ मारना शुरू कर दो, क्या आपको कोई अलाउ करेगा? कभी भी नहीं, ये नॉन एथिकल है। तो इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट में आपके जो वहाँ के एथिक्स हैं, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे उस सॉफ्टवेयर ने यूज होना है, उनको पूरा करना चाहिए। ठीक है, प्राइवेसी रिक्वायरमेंट होंगी वहाँ पे आपके एरिया की, उनको पूरा करें। सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपका सॉफ्टवेयर उनके ऊपर भी पूरा उतरना चाहिए। इसके अलावा 2 पॉइंट है, इंटरऑपरेबिलिटी और लेजिस्लेटिव। ये क्या होते हैं मैं आगे आपको जाके बताता हूँ। Interoperability is a characteristic of a product or system whose interfaces are completely understood to work with other products or system। मीन्स ये कि आपका सिस्टम हो सकता है कि कल कोई आपकी सोसाइटी में मौजूद किसी दूसरे प्रोडक्ट या दूसरे सिस्टम के साथ लिंक करना पड़ जाए, तो आपका सिस्टम में खुसूसियात होनी चाहिए कि वो इस चीज़ को अलाउ करे। ठीक है, वो उसके स्टैंडर्ड्स के साथ मैच कर जाए। ठीक है, अच्छा, लेजिस्लेटिव क्या होते हैं? लेजिस्लेचर इज अ deliberative assembly with the authority to make laws for political entities such as country और city। आपकी कुछ assemblies होती हैं, कुछ आपकी country लेवल पे कुछ laws होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, और वो लॉज आपकी हर चीज़ के लिए बनाए गए होते हैं। तो आपकी सिटी, आपकी कंट्री जहाँ पे आप इस सॉफ्टवेयर को चलने के लिए बना रहे हो, आपको वहाँ के भी लॉज को माइंड में रख के इस सॉफ्टवेयर को बनाना चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर उनके ऊपर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस सॉफ्टवेयर को उस कंट्री में लॉन्च करो और वहाँ की जो गवर्नमेंट है आपके सॉफ्टवेयर को जो है वो बैन कर दे क्योंकि उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे वो पूरा ना उतरता हो। तो ये एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है जो कि एक्सटर्नली आके आपके सॉफ्टवेयर को इम्पैक्ट कर रही होती हैं और आपने इसलिए इनका ख्याल रखना होता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस फॉर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है और इस चीज़ के बाद मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं आपको जल्दी बता देता हूँ कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में अभी तक हम बता चुके हैं कि जी स्पीड को चेक करना, साइज़ को चेक करना, ईज़ ऑफ यूज़, रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस, पोर्टेबिलिटी, ये वो चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आप ये कहते हो कि ये सारी की सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आती हैं। बट द पॉइंट इज़ कि आप सॉफ्टवेयर को के अंदर इन सब चीज़ों को चेक कैसे करोगे?
आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपके सॉफ्टवेयर की स्पीड अच्छी है या नहीं? तो उसके लिए कुछ मेजरिंग यूनिट दिए हुए हैं इन्होंने, आप इनको यूज़ करके ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। लाइक अगर आप सॉफ्टवेयर की स्पीड को चेक करना चाहते हो तो आप ये देखो कि आपका सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्स कितनी देर में करता है किसी भी इनपुट के ऊपर। अगर आप कोई डाटा प्रोसेस करते हो, कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हो, तो 1 सेकंड में कितनी ट्रांजैक्शन करता है। आप अगर साइज देखना चाहते हो तो आप ये देखो कितने किलो केबी ले रहा है, ठीक है। और या फिर आप नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स देख लो, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स क्या होता है वो आगे हम कहीं देखेंगे। ईज ऑफ यूज, ठीक है। ईज ऑफ यूज मीन्स ये कि अगर आप उसके लिए अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हो तो ट्रेनिंग में टाइम कितना लगा, ठीक है। नंबर ऑफ हेल्प फ्रेम्स मीन्स ये कि उसके अंदर आपको इन शॉर्ट हेल्प कितनी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, उसमें कितने हेल्प वाले एट्रीब्यूट डालने पड़ रहे हैं कि हर जगह हर चीज़ को आपका अलग से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है या फिर आपका सॉफ्टवेयर सेल्फ एक्सप्लेनिंग है। रिलायबिलिटी, मीन टाइम टू फेलियर, मीन के कितनी दफ़ा वो फेल होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी, मतलब कितने चांसेस हैं कि किस किस टाइम वो फेल हो जाएगा और काम करने के लिए हमें अवेलेबल नहीं होगा। रेट ऑफ फेलियर अकरेंस, यानी कितनी दफ़ा उसके अंदर फेलियर जो है अकर होती है। अवेलेबिलिटी, यानी कि कितना टाइम वो पूरे दिन में आपको अवेलेबल रहता है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं एक ही चीज़ को जज करने के लिए, इनमें से आप कोई भी पॉइंट उठा लेते हो तो आप सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हो। रबस्टनेस, ये क्या होती है? टाइम टू रिस्टार्ट आफ्टर फेलियर, मीन्स ये कि फ़र्ज़ करें अगर वो फेल हो ही गया तो वो दोबारा से उठ के कब कितनी देर में खड़ा हो जाता है वापस से काम करने के लिए, इस चीज़ को आप उसकी रबस्टनेस कहेंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ इवेंट्स कॉजिंग फेलियर, ठीक है, और वो कितने ऐसे इवेंट्स की परसेंटेज क्या है जिनकी वजह से फेलियर हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास मुख्तलिफ पैरामीटर हैं जिसकी बेस पे आप अपने सॉफ्टवेयर को चेक कर सकते हो। पोर्टेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ टारगेट डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब मीन्स ये पोर्टेबिलिटी क्या होती है कि आप एक सॉफ्टवेयर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, यानी कि लाइक आप ये कहते हो कि आपका लैपटॉप पोर्टेबल है, तो किस बेस पे ये पोर्टेबल है? इसी बेस पे ना कि आप उसको जब भी दिल चाहता है जहाँ भी दिल चाहता है ले जाते हो। तो अपने सॉफ्टवेयर को ये चेक कर सकते हो कि कितनी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर आपका सॉफ्टवेयर डिपेंड है और जब वो मौजूद होंगी तो ही ये चलेगा। जितनी कम होंगी उतना ज़्यादा आपका सॉफ्टवेयर पोर्टेबल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टारगेट सिस्टम्स, लाइक ये कि आपका सॉफ्टवेयर कितने सिस्टम्स के ऊपर इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। लाइक क्या आपका सॉफ्टवेयर लिनक्स पे चल जाएगा, क्या आपका सॉफ्टवेयर विंडो पे चल जाएगा, या फिर इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर पेंटियम 4 पे चल जाएगा, डुअल कोर पे चल जाएगा, कोर i5 पे चल जाएगा, विंडो 10 पे चल जाएगा, विंडो 7 पे चल जाएगा। मीन कितने डिफरेंट किस्म के टारगेट सिस्टम है जिनके ऊपर ये जाके इजीली चल सकता है। पोर्टेबिलिटी ये होती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये कहा जाए कि जी अगर मेरे के ये बताओ कि आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आपने स्पीड की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पूरा किया है, तो आप कहते हो कि जी हाँ हमने पूरा किया है। तो वो आपसे पूछते हैं कैसे, आपको कैसे पता चला कि स्पीड कैसी है? तो आप बता सकते हो कि हमने रिस्पॉन्स टाइम चेक किया है। आपसे साइज़ का पूछा जाए तो ये तो कॉमन चीज़ है, आप बता सकते हो कि जी हमने चेक किया है कि कितने MBs का है, GBs का है। ईज़ ऑफ यूज़ का पूछा जाए कि आपको कैसे पता चला कि आपका सॉफ्टवेयर जो है ईज़ ऑफ यूज़ की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है, तो आप ये बता सकते हो कि हमने उसमें नंबर ऑफ हेल्प फ्रेम्स कम रखे हैं। मीन्स ये कि ऐसी जगहें कम है जहाँ पे बार बार यूज़र को हेल्प वाला सेक्शन खोलना पड़े। और अगर हमने टीम को ट्रेन किया तो बहुत जल्दी उस पूरी टीम को समझ आ गया था इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है, एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से आप इन मैट्रिसेस को यूज़ करके आप इन सब स्पीड, साइज, ईज ऑफ यूज़, रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस एंड पोर्टेबिलिटी को चेक कर सकते हो। तो ये लेक्चर था हमारा, लेक्चर नंबर 2। और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे फेसबुक पेज का लिंक है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अलावा भी कोई टॉपिक पे आप मुझसे कोई लेक्चर डिमांड करते हैं तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर उसको लाजमी डाल दूंगा। तो दोबारा मिलते हैं थर्ड लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके काइंडली वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।